let us continue with this interesting article that we have discussed last class. पहले हम देखे थे what is a wave. Wave is transfer of energy from one point to other without transport of matter. That is what we have written here. No, matter नहीं move करेगा, energy move करेगा, तो इसको हम कहते हैं wave. If a wave does not need a medium to propagate from one point to other, the wave is called a non-mechanical wave or an electromagnetic wave. And if it needs a medium to propagate from one point to other, it is called a mechanical wave. Non-mechanical wave का example क्या हुआ? Any sort of thermal radiation, light, X-ray, gamma ray, है ना? The rays coming out of your remote controller, है ना? The rays coming out of your mobile phone. They are all non-mechanical waves. समझ में? उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है. अच्छा, चंद्रयान गया इतना ऊपर और वहाँ से सिग्नल भेजा, सिग्नल वहाँ से यहाँ पर आ गया, लेकिन चांद और अर्थ के बीच में काफ़ी जगह है जहाँ पर कुछ नहीं है, फिर भी सिग्नल कम्स. सो इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. समझ में आया क्या? और नॉन मैकेनिकल वेव. फिर क्या हम देखें, मैकेनिकल वेव किसको कहते हैं? जब the wave needs a medium to propagate from one point to other. The biggest example that we generally use is sound. Sound को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत होता है. ध्यान रहे, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, what is velocity of sound in vacuum? Zero. It cannot move. In vacuum it cannot move. It only needs a medium to propagate. Vibrations in strings, वो भी एक मैकेनिकल वेव हुआ, क्योंकि स्ट्रिंग के पार्टिकल की वाइब्रेशन के थ्रू से हो जा रहा है. समझ में आया? नाउ हाउ ए मैकेनिकल वेव मूव्स? इट मूव्स बाय वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. कोई मैकेनिकल वेव कैसे प्रोपागेट करता है? व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एंड दे ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन टू अदर, वन टू अदर, वन टू अदर एंड सो ऑन. एनर्जी गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, but the particles just vibrate in their mean position. समझ में? मान लो हम लोग सारे एक जगह ऐसे ऐसे डट के खड़े हैं और हम लोग 10 लोग खड़े हैं साइड में. इधर वाले को कोई धक्का मारेगा, वो मेरे को मारेगा, मैं इसको मारा, मैं मूव नहीं किया, आई जस्ट ऑसिलेटेड अबाउट माई पोजिशन, बट दैट वाई आई गिव ए इम्पल्स टू माई नियर बाई पोजिशन, एंड दैट वाई क्या हुआ कि एनर्जी धीरे 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 आखिरी वाले के पास पहुंच गया. और हम देखते हैं कि हम लोग अपनी जगह पे हिल डोल रहे हैं, बट द एनर्जी इज गॉन टू द अदर एंड. समझ में आया क्या? So how a wave propagates? By vibrations of particles of the medium. तो पार्टिकल मीडियम की वाइब्रेट करते हैं, वेव आगे जाता है. जब वो वाइब्रेट करते हैं, वो वाइब्रेशन दो किस्म की हो सकता है. एक तो हुआ when the wave is going in this direction, the particles are all vibrating like this, or when the wave is going in this direction, the particles are all vibrating like this. When the particles vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation of wave, it is called a transverse wave. When the particles vibrate in a direction parallel to the direction of propagation of wave, it is called a longitudinal wave. Longitudinal means along the length, याद रखना. Transverse, cut this pen into two halves, cutting it longitudinally, मतलब कैसे कट करोगे? Along the length कट कर दोगे. Cut this pen into two halves, cutting it transverse, तो ऐसे काट दोगे. समझ में आ रहा ना? सलाद बनाने के लिए हम ककड़ी को कैसे काटते हैं? ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स. ऐसे 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 काट देते हैं. लॉन्गिट्यूडनल काटते थे, फिर नमक डाल के लंबा लंबा पकड़ के खाते हैं. समझ में आ रहा है? मतलब ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूडनल? नो 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 नो, नथिंग हॉरिजॉन्टल. ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर टू लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ. ठीक है ना? तुमको कोई पूछेगा व्हाट इज द ट्रांसवर्स हाइट ऑफ योर्स? ट्रांसवर्स मतलब ये कितना है? अब बोलोगे ये इट इज 1.5 फीट. व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल हाइट? यस, इट इज 5 फीट 8 इंच. समझ में आ रहा ना? हाँ. If the particles vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation of wave, then it is called a transverse wave. है ना? ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल दिया. वाइब्रेशंस इन स्ट्रिंग, वेव्स एट सरफेस ऑफ वाटर. पानी के सरफेस में भी वेव ऐसे ऐसे करके जाता है. तो देखोगे आप पानी में कहीं पत्थर डाल दोगे, तो यहाँ पे पत्थर डाले, द एनर्जी इज गोइंग टुवर्ड्स द शोर, बट द वाटर पार्टिकल्स आर ऑल ऑसिलेटिंग लाइक दिस एट द सरफेस. So you see the particles are oscillating in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave. The surface waves are all transverse in nature. समझ में? If the particles vibrate in a direction along
along the line of propagation of wave, then it is called a longitudinal wave. Sound wave is a longitudinal wave. जब हम दोनों बात कर रहे हैं, हमारी आवाज़ आपके पास पहुंच रहा है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ से तुम्हारे पास जा रहा है, और हम दोनों के बीच में जो एयर पार्टिकल्स है वो ऑसिलेट कर रहे हैं। कैसे? along the line joining you and me, ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट कर रहे हैं एयर पार्टिकल्स। समझ में आया? तो हम कहेंगे साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। बोलो सर, जब उस पीस ऑफ स्ट्रिंग पे हम एक पेपर रख दिए और उसको वाइब्रेट किया तो वो ट्रांसवर्स वेव था और वो पेपर निकल गया। जब पानी के सरफेस पे कोई लीव था और फिर से ऐसे ट्रांसवर्स वेव्स हुआ तो फिर वो पत्ता ही मतलब बस ऊपर नहीं, हाँ, और कहीं। अरे वहां पर देखो, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज आस्किंग कि अगर हम कहेंगे ये क्या हो गया है, अगर हम कहेंगे कि ये स्ट्रिंग है और यहाँ पर कोई एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर रखे हैं, हम यहाँ पर इसको धक्का मार दिए तो ये वाला पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगा, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगा, सारा पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगे। फिर क्या हुआ कि ये जो पेपर पीस ये भी गया लेकिन ये फेंका गया यहाँ से, है कि नहीं? जब तक ये पेन मेरे हाथ के साथ अटैच नहीं है, हाथ को अगर मैं जल्दी से नीचे ले आऊंगा, क्या ये मेरे हाथ से छूट नहीं जाएगा? धीरे से लाऊंगा तो इट इज कमिंग विथ माई हैंड। कितना एक्सीलरेशन में लाने से ये पेन मेरे हाथ से छूट जाएगा? देयर इज सर्टेन वैल्यू दैट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पढ़ेंगे बाद में, अगले साल अगर पढ़े तो यहाँ पर ये जब ऑसिलेट करेगा पेपर फिर छूट जाएगा। लेकिन जो पत्ता पानी के ऊपर डाले, वो बोल रहा है कि किसी एक पॉन्ड में हमने पत्ता डाल दिया, यहाँ पर एक पत्थर डाला तो फिर वेव ऐसे ऐसे करके गया तो पत्ता क्या जाएगा? पत्ता तो चिपक गया पानी के साथ बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्स। वो ऐसे ऐसे अपनी जगह हिलते रहेगा और वेव उसके नीचे से पार हो जाएगा। समझ में? तो ये इसका डाउट था तो बता दिए, क्योंकि प्रीवियस क्लास का ये सब एग्जांपल हम लोग देखे थे। ठीक, फिर हम लोग देखे थे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। कोई वेव किसी एक मीडियम में कितना स्पीड में जाएगा वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हर न्यूमेरिकल में जरूरत में आएगा। द स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ ए वेव, जिसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ए वेव। पहले आपको समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। लेट मी एक्सप्लेन। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर ढेर सारे से स्टील बॉल्स आर माउंटेड लाइक दिस, ऐसा करके ढेर सारे स्टील बॉल पास 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 ऐसे लगे हैं किसी एक टेबल पे, ऐसा माउंटेड बॉल्स है। और आपने क्या किया कि यहाँ पे इसको मारने लगा धीरे धीरे, ठीक 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 ठीक, इसको धीरे धीरे मारने लगे। जैसे धीरे धीरे मारने लगेंगे तो धीरे धीरे उसका स्पीड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ने लगे, आई मीन द रेंज ऑफ ऑसिलेशन बढ़ने लगेगा, जिसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, बाद में पढ़ेंगे। तो ये ऑसिलेट करने लगेगा। तो अब हम मार रहे हैं लेकिन एनर्जी नहीं जा रहा है, क्योंकि जब ये ऐसा ऑसिलेट करेगा तभी ये इसको मारेगा। जब ये इसको मारेगा फिर ये बार बार टिक 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 इसको मारेगा, फिर इसका भी धीरे 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 एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा, फिर ये इसको मारेगा, फिर ये इसको मारेगा, फिर ये इसको मारेगा, और काफी समय के बाद देखोगे ये भी हिलने डुलने लगा है। तो जितना स्पीड में ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और जितना स्पीड में वेव जा रहा है, दो अलग अलग चीज है कि नहीं? है कि नहीं? काफी समय के बाद ये हिलने डुलने लगा, लेकिन तब तक तो ये तो ऑसिलेट कर रहे थे, इनके पास कुछ वेलोसिटी थे। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ वेव आर टू डिफरेंट थिंग्स। The velocity of particles help the wave to propagate, but wave तो अपने हिसाब से जाता है। तो wave कितना स्पीड में जाएगा? The speed of propagation of wave, this statement is a very very important statement। आप इसको दिमाग में बैठा के रखो, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है? The speed of a wave depends upon the nature of the medium. For which type of nature? The elasticity and density of the medium. Previous class हम लोग देखे हैं इसको। Elasticity and density of the medium, and it also depends upon the type of wave। कौन सा टाइप का वेव है और मीडियम क्या है, ये दोनों मिलके डिसाइड कर देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ वेव किसी दूसरे चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बाद में पढ़ेंगे v इक्वल एफ लैम्डा, तुम लोग पढ़ोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो v बढ़ेगा। नो नो नो, इट डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम
and the type of wave propagating through. समझ में आ रहा? If a wave moves faster in a medium, then the medium is called a rarer medium. If the speed of wave is less, then it is called a denser medium. तो speed of a wave depends upon किसके ऊपर? Nature of the wave और type of wave and nature of medium. अगर वो ज़्यादा स्पीड में मूव कर रहा है तो उस मीडियम को कहेंगे वेव के लिए रेयर मीडियम. कम स्पीड में जा रहा है तो इसको कहेंगे डेंसर मीडियम. प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कशन किए थे. कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव को किसी मीडियम में प्रोपेगेट करने के लिए चाहिए कि वो मीडियम मस्ट बी कंप्रेसिबल. कोई ट्रांसवर्स वेव को मूव करने के लिए चाहिए इट मस्ट हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी. कीपिंग दैट इन माइंड, वाटर हैज नो इलास्टिक प्रॉपर्टी क्योंकि उसका कोई ओरिजिनल शेप एंड साइज नहीं होता है. तो ट्रांसवर्स वेव्स कैन नॉट इजीली पास थ्रू लिक्विड्स, बट a longitudinal wave can easily pass. So water is a denser medium for a transverse wave, but a rarer medium for a longitudinal wave. समझ में आया क्या? longitudinal wave के लिए बन गया क्या? rarer medium. और transverse wave के लिए ये बन गया denser medium. तो यहाँ पे चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल में. Water is a denser medium for a transverse wave and rarer medium for longitudinal wave. Longitudinal. It's a rarer medium. Water is denser for transverse wave and rarer for longitudinal wave. क्या बात समझ में आया? तो कोई एक मीडियम को देख के पूछोगे बताओ ये मीडियम डेंसर है कि रेयर है, वो यू कैनॉट से. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ वेव गोइंग. समझ में आया? टाइप ऑफ वेव एंड नेचर ऑफ मीडियम ऑल टुगेदर डिसाइड वेदर द मीडियम द वेव विल मूव फास्टर और स्लो. इफ द वेव इज मूविंग फास्टर द मीडियम इज कॉल्ड ए रेयर मीडियम. मूविंग स्लो इट इज कॉल्ड ए डेंसर मीडियम. यहां तक हम लोग पढ़े. पॉइंट नंबर 9. आगे की पढ़ाई यहां से हम लोग आगे लेंगे. तो हाउ ए ट्रांसवर्स वेव प्रोपागेट्स एंड हाउ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपागेट्स. ठीक है, तो लिखेंगे ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव propagates by compression and rarefaction of the medium. Rarefaction of medium. Therefore all mediums that are compressible behave as rarer medium for longitudinal waves. अब कोई एक मीडियम जो कंप्रेसिबल है, मतलब क्या कहोगे, लिक्विड्स है, गैसेस है, देखिए इजीली कंप्रेसिबल, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन इजीली पास थ्रू देम. समझ में आया? देयर इज मीडियम फॉर द वेव. पॉइंट नंबर 10. ए ट्रांसवर्स वेव can propagate by the elastic nature of medium as
liquids and gases have no elastic property, elastic गैसेस और लिक्विड का कोई इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? उसका कोई फिक्स्ड शेप एंड साइज नहीं है। गैस का तो कोई शेप एंड साइज नहीं है, कहीं भी रख दो उतना बड़ा हो जाएगा। लिक्विड का साइज तो है, वॉल्यूम होता है, लेकिन कोई शेप नहीं होता है ओरिजिनल शेप में। जो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है आफ्टर एनी डिफॉर्मेशन, उसको इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। समझ में? तो लिक्विड्स का कोई इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। सो transverse waves cannot easily pass, ट्रांसवर्स वेव उनके अंदर से इजीली पास नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझ में आया? हाँ, अच्छा। अब in case of solids, in case of solids, उनके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी भी है और कंप्रेसिबिलिटी है। तो कोई मैकेनिकल वेव जब सॉलिड में जा रहा है वो कौन सा होगा? ट्रांसवर्स होगा कि लॉन्गिट्यूडनल होगा? हाँ, देखेंगे। इन केस ऑफ सॉलिड्स which have elastic property and compressibility as well, the mechanical wave can be both transverse or longitudinal, transverse and longitudinal। सॉलिड में दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसमें ट्रांसवर्स वेव भी जा सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी जा सकता है। तो कौन सा वेव जाएगा? इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर प्रिपेयरिंग और प्रोड्यूसिंग द वेव इन इट। ठीक है? द टाइप ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन the mode of excitation। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक डंडा है, ऐसा है, हियर इज ए बार, सपोज, जस्ट समझो, और उसके ऊपर में क्या किया हूँ, इसको ऐसे बीच से पकड़ लिया। दिस इज होल्ड बाय सम ब्रैकेट लाइक दिस and the bracket is mounted on a table। अभी हुआ यूं है कि अगर इस ब्रैकेट को मैं क्या करता हूं, कि डंडे को यहाँ पे मारूंगा तो वाइब्रेशन विल रीच हियर एट द अदर एंड। जब मैं ये ब्रैकेट को यहाँ पे मारूंगा, यहाँ पर वाइब्रेशन पहुंचेगा। क्या यहाँ का पार्टिकल भाग के गया? नहीं। कोई लंबा सा रॉड है, अब यहाँ पर मार दोगे तो वहां पर फेस करोगे तो वाइब्रेशन आ रहा है, मतलब इट इज ए वेव गोइंग थ्रू इट। नाउ सपोज मैं क्या करता हूं, ये जो डंडा है, इस डंडे को एक एंड में मारता हूं, और कैसे मारता हूं? सपोज आई स्ट्राइक लाइक दिस, टुक करके मार दिया, तो क्या होगा? ये क्रुक 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 क्रुक, इधर जब पहुंचेगा, एनर्जी पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। तो जब ये एनर्जी इधर जा रहा था, हाउ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वर वाइब्रेटिंग लाइक दिस। दैट मींस व्हाट टाइप ऑफ वेव यू हैव प्रोड्यूस्ड इन इट? Transverse wave। By striking the bar like this, you produce a transverse wave। Suppose मैं इसको ऐसे धक्का मार दिया, हथौड़े से ऐसे मार दिया, अब क्या होगा? ये वाला हिस्सा दब जाएगा, फिर ये खुलेगा, दब जाएगा, खुलेगा, ऐसे 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 करते 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 ये दूसरे एंड में पहुंचेगा। नहीं, अभी एनर्जी यहाँ पर आके पहुंचा, you will be able to sense the vibration। तो ये कौन सा वेव गया? Longitudinal, क्योंकि the particles were all oscillating along the direction of propagation of wave। This will produce a longitudinal wave। समझ में आया? और अगर मैं कुछ ऐसे टेढ़ा मार दिया तो
टेढ़ा मार दिया तो कुछ ट्रांसवर्स वेव भी बनेंगे और कुछ लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बनेंगे, दोनों बनेंगे। एंड देयर विल बी मिक्सचर ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ए मिक्सचर ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इज कॉल्ड रिपल्स। रिपल्स विल बी फॉर्म्ड। समझ में आया क्या? तो in a solid the mechanical wave may be longitudinal, may be transverse, but whatever the type of wave, that depends upon the mode of excitation, how you are creating the wave. If you are striking like this, you are creating a transverse wave. You are striking like this, you are creating a longitudinal wave. समझ में आया? Sir, when we are striking, we create one wave or a lot of waves? Sir, बोलेंगे. One wave means? सर हम एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव बना रहे हैं. वो आएंगे आगे हाँ, एक बार स्ट्राइक करने से एक ही बनेगा. If you strike once, you create only one wave. तो सर वो एक एंगल में जब हम स्ट्राइक किए तो फिर वो जो एंगल में स्ट्राइक किया तो एक तो ट्रांसवर्स वेव गया, एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव गया. सर हम तो एक ही बार स्ट्राइक किए ना, तो बस एक ही. हाँ, अरे कोई पार्टिकल इधर गया तो हम कहेंगे वो ईस्ट की तरफ जाता है, इधर गया तो वो नॉर्थ की तरफ जाता है. कोई पार्टिकल इधर गया तो ईस्ट की भी तरफ गया है, नॉर्थ की भी तरफ गया है, गया कि नहीं गया है? तो एग्जैक्टली दैट वे व्हेन यू स्ट्राइक इट यू क्रिएट ए लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ए ट्रांसवर्स वेव. दोनों वेव बनते हैं. अब इस दोनों वेव मिलने से दोनों वेव आपको अलग अलग नहीं दिखेंगे. एक वेव कोशिश करेगा पार्टिकल को ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवाने के लिए, दूसरा वेव कोशिश करेगा पार्टिकल को ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराने के लिए. यू विल सी द पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग लाइक दिस. So that is what is the resultant or superposition of the longitudinal as well as the transverse wave. Here the particles will neither oscillate like this nor they will oscillate like this. वैसे टेढ़े टेढ़े oscillate करने लगेंगे. समझ में आ रहा है? जैसे आप ऐसे धक्का दे दी, each particle will oscillate like this. समझ में आ रहा है? Depending upon the resultant effect. ठीक है. अभी उसका वेक्टर पार्ट में ज्यादा अंतर मत जाओ, हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जब थोड़े बड़े हो जाएंगे. मतलब 2-3 वेव मिल जाते हैं तो रिजल्टेंट वेव दिखता कैसा है. ठीक है. क्या ये बातें समझ में आया? तो यहाँ पर ये वेव का जो बेसिक्स था वो खत्म हुआ. ठीक है. चलिए हम उसका न्यूमेरल पार्ट में चलते हैं और इसके जो डिफरेंट नोमेनक्लेचर से वेव का रिलेटेड उसको एक एक करके समझते हैं. ठीक है. नोमेनक्लेचर से रिलेटेड टू वेव. पहला हुआ वेलोसिटी ऑफ वेव. वेलोसिटी ऑफ ए वेव, क्या कितना स्पीड में वेव जा रहा है, कितना स्पीड में वेव जा रहा है. इट इज डिस्टेंस मूव्ड by the wave or unit time. और यूनिट टाइम कितना दूर गया. समझ में आ रहा है? हम बताए थे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ वेव. इट इज डिफरेंट फ्रॉम velocity of particles of the medium. हाँ बोलो. सर वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है तो फिर हम स्पीड क्यों? हाँ वेलोसिटी से डायरेक्शन असाइन करेंगे. ठीक है ना. तो ये हो गया. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ ए वेव? अभी भी बताए थे. नेचर ऑफ मीडियम एंड टाइप ऑफ वेव. इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वेव एंड और टाइप ऑफ वेव बेटर रहेगा, बढ़िया रहेगा. टाइप ऑफ वेव एंड नेचर ऑफ मीडियम. टाइप ऑफ वेव and nature of medium. Type of wave and nature of medium. ठीक है. जैसे साउंड वेव का वेलोसिटी कितना है मालूम है?
330 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। साउंड वेव इज ऑल्सो ए मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और इसका स्पीड कितना है 330 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 330 मीटर चले जाता है। लाइट का वेलोसिटी तो बताए थे कितना था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो वेलोसिटी ऑफ वेव के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें मिला। फिर जब हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेव के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव का वेलोसिटी क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव का क्या होगा, उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला निकल के आएंगे। इन जनरल इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ वेव एंड नेचर ऑफ मीडियम। नेक्स्ट, wave pulse, wave train क्या है? वेव पल्स, वेव ट्रेन क्या है? सपोजिंग यहाँ पे कोई एक रस्सी ऐसे बंधा हुआ है, आप रस्सी को टाइटली खींच के रखे हो, यू पुल द रोप एट द सेंटर टाइटली एंड पकड़ के रखे हो इसे। अगर आप ये रस्सी को यहां से पकड़ के एक बार ऐसे ऑसिलेट कर देते हो, ऐसे कर दोगे, व्हाट विल ऑब्जर्व? एक ही बार करना है, क्या ऑब्जर्व करोगे आप? अब ऑब्जर्व करोगे जैसे आप इसको ऊपर लिए नीचे लिए तो यहां पर ऐसा एक वेव बन जाएगा, है ना। एक बार अगर ऐसे कर लोगे फिर आप क्या देखोगे, ये जो बन गया है वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ये मूव करने लगा है, ऐसे करते 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 आएगा। नॉट ओनली दैट, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा फिर वापस भी आएगा, बट हम अभी वो रिफ्लेक्शन पार्ट पे नहीं जा रहे। क्या देखे, व्हेन यू क्रिएट ए वेव ओनली वंस, वन वेव क्रिएटेड, तो ये वेव बनेगा और ये चलते जाएगा। समझ में? सो दिस इज कॉल्ड ए वेव पल्स। क्या हो गया ये? वेव पल्स। दिस वेव इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इसको कहते हैं वेव पल्स। सपोज मैं क्या करता हूं, आई क्रिएट ए वेव बट नॉट ओनली वंस, एक बार किया, थोड़ी देर में दोबारा किया, जब तक दोबारा किया तब तक ये यहां पर चला गया था, फिर दोबारा इसको कर लिया तो और एक तो बन गया, यहां पर बना तो ये एक वेव गया, ये वेव गया, बीच बीच में कुछ गैप है। समझ में आ रहा है? एक वेव जा रहा है, गैप है, एक वेव जा रहा है, ये सारे वेव जा रहे हैं। ये अगर हमारा v वेलोसिटी में जा रहा होगा, ये सब v वेलोसिटी में जा रहे होंगे, दीज आर कॉल्ड वेव ट्रेन्स। समझ में आ रहा है? बट स्टिल इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस वेव। एक वेव पल्स गया, एक बार किए, एक वेव जा रहा है, थोड़ी दूर गया, फिर दोबारा किया और एक तो पीछे पीछे जा रहा है। होता है कि नहीं होता है? कभी एक्सपीरियंस किया ना? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए वेव ट्रेन। ठीक है, तो कोई कंटिन्यूअस वेव कैसे दिखता है? लेट अस सी पॉइंट नंबर 3 में continuous progressive wave. So if you continuously create waves at one end of the rope, continuously you are creating wave, you will see a wave continues like this. This is what is a continuous wave. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? And this entire wave is moving. What you are doing here? You are just moving your hands up and down. अब अगर कंटिन्यूअसली ऐसे ऑसिलेट कर रहे होगे तो आप क्या देखोगे? वेव कंटिन्यूअसली जा रहा है। So this is called a continuous progressive wave. अगर इसका सारा ऑसिलेशन एक ही प्लेन में होता है तो इसको कहते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब ये जनरल हो गया ये प्रोग्रेसिव वेव। Why progressive wave? Because it is progressing. It is moving forward. इसका भी वेलोसिटी सेम ही होगा जितना उसका था। समझ में आया? अच्छा, तो आप क्या देख रहे हो? ये वेव ऐसा है का मतलब क्या है बताओ? जब इसमें एक ऐसा वाला वेव जा रहा है, थोड़ा ध्यान करो, सोचो और बताओ। जब रस्सी में ऐसा वाला वेव जा रहा है, ये क्या है? आपको क्या दिख रहा है? रस्सी ही तो दिख रहा है कि नहीं? मतलब यहाँ पे रस्सी है क्या? अभी नहीं है। रस्सी ऐसा शेप हो गया है, द रोप इज एक्वायर्ड ए शेप लाइक दिस।
बीच वाला पार्ट गायब है। समझ में आया कि नहीं आया? बीच वाला पार्ट गायब है। तो सोचो कि यहां पर मैं अब इसको भगाऊं और थोड़ा आपको ध्यान से बताऊं कि यहां पर देख के बताऊं कि अभी रस्सी नहीं है। द रोप हैज एक्वायर्ड ए शेप लाइक दिस। ये है रोप। समझ में आ रहा है? रोप ये नहीं है। और तो क्या देख रहे? रोप का ये वाला पार्टिकल जो यहां पर होना चाहिए वो भी यहां पर है कि नहीं? ये वाला पार्टिकल जो इसको यहां पर होना चाहिए वो यहां पर है। ये वाला पार्टिकल अपनी जगह पे ही है। ये वाला पार्टिकल अपनी जगह पे है। नहीं, कुछ पार्टिकल ऊपर, कुछ पार्टिकल नीचे। समझ में आ रहा क्या? These faults are called crests. इसको कहते हैं ट्रॉक्स। समझ में आया क्या? तो continuous progressive when a wave is constituted or when a wave constitutes continuous wave pulses, it is called a progressive wave. समझ में आ रहा? ये जो डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो बच्चों वाले डेफिनेशन है। हाँ, प्रोग्रेसिव वेव क्या है, जब बड़े हो जाओगे तो उसका डेफिनेशन कुछ अलग किस्म की आएगा। ठीक है, अभी समझने के लिए अगर ऐसे कंटिन्यूअसली वेव पल्सेस बन रहे हैं तो हम कहेंगे ये कंटिन्यूअस वेव है। ड्यूरिंग प्रोपागेशन ऑफ दिस वेव द पार्टिकल्स oscillate about their positions. Each particle oscillating. समझ में आ रहा है? हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, कोई मूव नहीं कर रहा है। देखो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो तुम क्या कहोगे? सर भाग रहे हैं? नहीं भाग रहे। भाग गया तो भाग गया, मतलब अपनी जगह पे होते हुए मैं ऑसिलेट कर रहा हूं तो आई एम नॉट मूविंग अवे, आई एम जस्ट ऑसिलेटिंग। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटिंग एंड मूविंग अवे? ईच पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स पोजीशन। अगर समझ में आ रहा है थोड़ा सा मदद करो और बताओ। इस केस में लेट अस टेक एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। सपोज यहाँ पर कोई एक रोप है, इसमें मैंने एक वेव पल्स बनाया। ध्यान से देखना, एक वेव पल्स बनाया, ये है वो वेव पल्स। अभी क्या हो रहा है? ये वेव पल्स आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर बनाया तो ये जा रहा है ऐसे ऐसे, ये वाला पल्स ऐसे ऐसे उठ के जाने लगा है। दिस वेव पल्स इज मूविंग, ऐसे आप देख रहे हो, मतलब द वेव पल्स इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी। जिधर को वेव जा रहा है उधर को एनर्जी जा रहा है। और अगर मैं करेक्टली ड्रॉ करूं तो रस्सी का जो हिस्सा है वो यहाँ पे तो है, या फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर यहाँ है। ये वाला हिस्सा तो है नहीं, है क्या? ये वाला हिस्सा नहीं है। अभी आपको बेहतर समझाने के लिए मैं फिगर को और भी एक्यूरेटली करता हूं। द रोप इन व्हिच वी आर प्रोड्यूसिंग ए वेव हैज एक्वायर्ड ए शेप लाइक दिस नाउ। मेरी बात समझ में आ रहा? ये मूव कर रहा है, समझ में आ रहा? एंड से दिस इज द बेस लाइन जिसमें था वो पहले। अच्छा, अब देखो और बताओ कि ये वेव जब आगे जा रहा है, ये हर एक पार्टिकल अपनी जगह ऑसिलेट कर रहा है। ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और वेव आगे जा रहा है कि नहीं? क्या बता सकते हो कि ये जो पार्टिकल है, ये वेव जा रहा है इधर को, नो डाउट वेव इधर को जा रहा है। ये पार्टिकल किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस पार्टिकल? किसी पता? ऊपर नीचे तो हो रहा है। एट दिस इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल इज हियर, ये वाला पार्टिकल अभी यहाँ पे आ गया, अभी और ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? कैसे पता करेंगे? सोचो सोचो सोचो, कैसे सोचना है? ध्यान से देखो यहाँ पे। अब ये वेव इस पोजीशन से आगे जाने वाला है, मतलब वेव कहाँ पे गया भैया? ये कौन है? दोटो हो गया क्या? दोटो हो गया? अच्छा ठीक है। अरे एक मिनट
थोड़ा सा मैं फिगर को रीड्रॉ कर देता हूँ, तभी हमको समझाने में आसान होगा। थोड़ा सा आई एम रीड्रॉइंग द फिगर। हाँ, ये था वेव। हम बात करें इस पार्टिकल का। अब थोड़ी देर में क्या है, वेव इधर जा रहा है, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ये जो वेव है वो यहाँ पे तो नहीं होगा, कहाँ पे होगा, ये कुछ आगे निकल गया होगा, आगे गया होगा कि नहीं। ये था उसका पहला पोजीशन, ये है उसका दूसरा पोजीशन। जब वेव इस पोजीशन में आ गया, ये पार्टिकल कहां पर आ गया, ऊपर। मतलब इस पोजीशन में वो किधर जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, आर एबल टू कैच दिस पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लेके आगे बहुत सारी चीजें बनेंगे। When you must understand that the wave is propagating by vibration of particle. Each particle is just oscillating. They are not physically moving from their mean position, but the wave is propagating. तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, चलिए मैं आपको केस बदल देता हूँ, केस बदल देता हूँ और पूछता हूँ कि बताओ, ये केस में मैं कहूँ कि यहाँ पे ये जो है उसको भगाओ, ये कौन है, अरे तू जा रे, जाता नहीं। हाँ, ये जो है, बताओ यहाँ पे ये जो पार्टिकल को आप देख रहे हो, आपको क्या लग रहा है, दिस पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये वेव जा रहा है ऐसे। और आपको चलो इस सारा पॉइंट के बारे में बताओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी ऑफ ए कैसा है, वेलोसिटी ऑफ बी कैसा है, वेलोसिटी ऑफ सी कैसा है, वेलोसिटी ऑफ डी कैसा है, ये सारा चीज हमें निकालना है एट द इंस्टेंट शोन। जो इंस्टेंट में हम देख रहे हैं, हमें खाली बताना है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड, क्योंकि ऑल पार्टिकल्स आर नाउ ऑसिलेटिंग लाइक दिस, वेव इज गोइंग लाइक दिस। ये जो वेव में आपको दिखा रहा हूँ, ये कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। ऑल पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, है कि नहीं? हाँ, एक किधर जा रहा है, नीचे के ऊपर, कैसे पता करेंगे? थोड़ा सा वेव को एडवांस करवाओ। मैं ये भी कहता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए, आई से सपोज द वेव इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। चलो, अब वेव इधर जा रहा है, इधर से कोई भेजा होगा, इधर जा रहा है वेव, नहीं? अच्छा, तो थोड़ा वेव को आगे ले लिया जाए। आप देखोगे ये जो वेव था, थोड़ा इसका मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ तो शायद आपको मैं समझा पाऊंगा। ये था वेव, यू सी द पॉइंट्स। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो वेव है इसको थोड़ा सा आगे लिया, थोड़ा सा आगे लिया और बन गया ये वाला वेव। ठीक है, पहले वेव कौन था येलो वाला, ये था पहला वेव, वेव इधर गया है, ये बन गया दूसरा वेव। नाउ लुक एट एवरी पॉइंट, पॉइंट डी किधर गया है भाई, ऊपर गया कि नहीं गया? क्योंकि दिस पॉइंट हैज टू ऑसिलेट अलोंग दिस लाइन, ये पॉइंट इस लाइन में ऑसिलेट करता है, हरदम इसी लाइन पे ही रहता है, ना इधर जाता है ना इधर जाता है कि नहीं? तो जब ये येलो वाला वेव पे था, पॉइंट यहाँ था, व्हाइट वाले पे आया तो यहाँ पे आ गया। इसका मतलब पॉइंट डी हैज गॉन अपवर्ड और डाउनवर्ड, और मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड एट द इंस्टेंट शोन। वेलोसिटी ऑफ डी इज अपवर्ड, वेलोसिटी ऑफ सी देखो, पहले वो था येलो वाले पे, अब ये यहाँ पे नीचे आ गया, इट इज डाउनवर्ड। तो ये सी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, डी ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, वो डिपेंड करता है सी और डी का लोकेशन के ऊपर। साथ साथ वेव किधर जा रहा है, इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? बताओ, बी का बहुत वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, पार्टिकल बी, बी तो नीचे आ रहा है, और आपका ए ऊपर जा रहा है। That means you must understand your particle A is oscillating along this vertical line only, ये ऊपर नीचे हो रहा है। जो उसका ओरिजिनल पोजीशन है, when there is no wave, ये पोजीशन इसको कहते हैं मीन पोजीशन, द इक्विलिब्रियम पोजीशन और रेस्ट पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब वो जब वेव क्रिएट होता है, वो रेस्ट पोजीशन से या मीन पोजीशन को छोड़ के कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, ऐसे 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 ऑसिलेट करते रहता है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये कहां से आ गया? हाँ, तो हमें समझ में आया कि दी पार्टिकल्स आर ऑल वाइब्रेटिंग इन ए कंटिन्यूअस वेव। ठीक है,
ये था हमारा पॉइंट नंबर कौन सा, 3 था, पॉइंट नंबर 4। द particles vibrate about their mean position and thus help the wave to propagate। अगर कोई पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर सकता तो उसके अंदर से वेव नहीं जा सकता। मैं पहले भी बता चुका हूं। कोई थ्रेड बंधा हुआ है, आप इधर से वेव बनाए, दूर तक वेव गया, बीच में थ्रेड का कोई हिस्सा को दूसरा कोई पकड़ के रखेगा तो वेव यहां तक आएगा और आगे नहीं जाएगा, बिकॉज दैट पार्टिकल कैन नॉट वाइब्रेट। समझ में आ रहा है? बिकॉज द वेव प्रोपागेट्स थ्रू वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। So the particles vibrate about their mean position and thus help the wave to propagate. Maximum displacement of particle from mean position is called amplitude of the wave। क्या है ये? Amplitude of the wave। एम्पलीट्यूड क्या है समझ में आया? सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक वेव ऐसे जा रहा है, तो आप देख रहे हो कोई पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको कहेंगे ए। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये भी हो गया ए। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है? क्या बता सकते हो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन? वन कंप्लीट ऑसिलेशन में गया ऊपर, आया नीचे, आया ऐसे, तो कंप्लीट हो गया ना। इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन व्हाट डिस्टेंस इट मूव्स? ए ए ए ए, 4a। समझ में आया क्या? द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज 4a। तो थोड़ा सा इस चीज को लिख देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में तुम लोगों का आएगा। एग्जाम्पल में कहेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय ईच पार्टिकल इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज 4a। क्या ये बातें सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? एक कंप्लीट ऑसिलेशन में पार्टिकल कितना डिस्टेंस जाता है? 4a। अब एक वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर। मैं रस्सी को पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहा था, धीरे धीरे करूंगा तो छोटे छोटे वेव जाएंगे, जोर से करूंगा तो बड़े बड़े वेव जाएंगे। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन द सोर्स which producing the wave। मैं अगर अभी धीरे धीरे से बात करूंगा तो जो साउंड वेव जाएगा उसका एम्पलीट्यूड छोटा छोटा होगा। चिल्ला के बोलूंगा तो जो साउंड वेव जाएगा उसका एम्पलीट्यूड बड़ा बड़ा होगा। क्या हो गया तेरा? क्या क्या आप गिर गया? इसके लिए इतने परेशान है, गिरे हुए लोग। हाँ, तो मैं ये बात बोल रहा था कि मैं अगर चिल्ला के बोलता हूं तो साउंड के जो एयर के पार्टिकल्स है वो जोर से ऑसिलेट करते हैं, तो एम्पलीट्यूड हो गया मोर। धीरे धीरे बात करता हूं तो एम्पलीट्यूड हो गया लेस। किसका? एयर पार्टिकल का। सिमिलरली कोई रस्सी को पकड़ के धीरे धीरे ऑसिलेट करेंगे, छोटे छोटे वेव जाएंगे तो एम्पलीट्यूड स्मॉल। जोर से ऑसिलेट करेंगे ज्यादा होगा। मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन द सोर्स व्हिच प्रोड्यूसिंग द वेव। क्योंकि वेव तो कोई प्रोड्यूस करता है ना, तो द सोर्स प्रोड्यूसिंग द वेव डिसाइड्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। समझ में आया क्या? ये बात है। नाउ point number 5, frequency of wave। It is the number of waves produced per second
इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। फिर से याद करो कि सेम रस्सी को मैं पकड़ के इसको ऑसिलेट करवा रहा हूं और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवा रहा हूं तो छोटे छोटे वेव जा रहे, एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, और ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा हूं बड़े बड़े वेव जा रहे, एम्पलीट्यूड इज मोर। ये हो गया एम्पलीट्यूड वाला पार्ट। नाउ मान लो कि एक रस्सी का एक एंड को पकड़ के मैं ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा हूं, दैट मीन्स आई एम क्रिएटिंग लेस नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, और ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो आई एम क्रिएटिंग मोर नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। हाउ मेनी वेव्स आई एम प्रोड्यूसिंग पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। क्या मेरी बात समझ में आया? किसके ऊपर डिपेंड किया? मेरे ऊपर डिपेंड किया। मेरी मर्जी में कितना फ्रीक्वेंसी का बोलूं। मैं इसे मोटे आवाज में बोल सकता हूं जो कि लो फ्रीक्वेंसी का है, या फिर पतले आवाज में बोल सकता हूं जो कि हाई फ्रीक्वेंसी का है। मेरा अपना मर्जी है। क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया? हाई फ्रीक्वेंसी। मेरी मर्जी है। नहीं, क्या कर रहे हो? तो ये लो फ्रीक्वेंसी हो गया। समझ में आ गया? तो मैं कौन सा फ्रीक्वेंसी का वेव क्रिएट करूंगा वो मेरी मर्जी है। और व्हाट इज दैट फ्रीक्वेंसी? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। सर नंबर ऑफ वेव पल्सेस बोलेंगे तो नंबर ऑफ वेव, सर अगर हम वेव पल्सेस बोलेंगे तो ज्यादा मतलब, हाँ दैट इज व्हाट सर क्योंकि वेव तो एक, हाँ वेव मतलब वेव पल्स, वही है नंबर ऑफ वेव पल्सेस प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। अगर जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूं तो आई एम क्रिएटिंग मोर वेव्स। समझ में आया? अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। अब इसको क्या कहेंगे नेक्स्ट में? इट डिपेंड्स अपॉन सोर्स प्रोड्यूसिंग वेव। सोर्स डिसाइड करता है प्रोड्यूसिंग दी वेव। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव कैन नेवर बी चेंज्ड। एक बार बन गया तो बन गया। मान लो मैं 10 वेव बनाया किसी रस्सी में और वेव अभी आगे जा रहा है, कुछ दूर जाने के बाद 9 वेव हो जाएगा पर सेकंड। क्या मान लो कि हियर इज लॉन्ग रूप, यू आर स्टैंडिंग, सपोज यू आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 meters, I created 10 waves per second and continuously I am creating. So the waves slowly go and they pass across you. When they are passing across you, how many waves will be crossing you per second? जितना मैं भेज रहा हूँ उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता। और ये तो फिलहाल आप लोग की बच्चों वाली चीज देख रहे हो। When it is passing through different medium also, the frequency will remain same. When light passes through water, through glass, through air, everywhere, the frequency of light is same. That is the only characteristic of a wave. Wave का असली characteristic क्या है? Frequency, जो कि कोई नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता। एक बार बन गया तो बन गया, भगवान भी नहीं बदल सकते। There is a effect called Compton effect, जहाँ पर लाइट वेव का फ्रीक्वेंसी बदल जाता है। वो काफी हायर थ्योरी में पढ़ोगे तुम लोग। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव कैन नेवर बी चेंज। ये याद रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव नेवर चेंजेस। Frequency of a wave never changes. बन गया तो बन गया। समझ में आया क्या? है ना? पॉइंट नंबर 6, when you look at a wave, सपोज हम कहेंगे ये वेव है, ये ऐसा ऐसा करके वेव जा रहा है। ये जो पार्टिकल अब यहाँ पे है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको कहते हैं क्रेस्ट। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ट्रॉप। समझ में? इसका कोई मीनिंग नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बस बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम भी बताते हैं। इसको कहते हैं क्रेस्ट, इसको कहते हैं ट्रॉप। समझ में? अभी नाउ we want to see the next point, that is called wavelength or length of wave. Length of wave क्या होगा? ठीक है, अभी कोई वेव अगर ऐसे जा रहा है, ये एक ट्रांसवर्स वेव में आपको दिखाया हूं। The highest position is called crest, lowest position is called trough। अगर स्टेटमेंट नहीं आ रहा है तो स्पेलिंग थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। और ये हो गया क्रेस्ट। वेवलेंथ किसको कहते हैं? वेवलेंथ पता चल रहा है नाम से ही, लेंथ ऑफ द वेव।
है ना। वेवलेंथ इसको हम लोग यूजुअली लैम्बडा से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, लैम्बडा से डिनोट करते हैं। तो आपकी लैंग्वेज में समझ लें, लैम्बडा इतना आसान चीज नहीं है समझने के लिए, किसके ऊपर डिपेंड करता है समझना बड़ा मुश्किल है, आगे देखेंगे उसको। फिलहाल ये जान लो कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रॉग्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। समझ में आया क्या? दो सिमिलर पॉइंट के बीच में, जैसे ये बीच में डिस्टेंस को कहेंगे वेवलेंथ, और ये डिस्टेंस ये भी हुआ वेवलेंथ। समझ में आ रहा है क्या? या फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस, इसको भी हम कहेंगे वेवलेंथ। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो वेवलेंथ का सबसे सस्ता वाला डेफिनेशन दे रहा हूं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट। वो डेफिनेशन नहीं है, कुछ दूसरा है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब फेज क्या है बताना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा छुपा के स्किप कर रहा हूं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज कॉल्ड फेज। समझ में आया? सो इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रॉग of a wave। लेंथ ऑफ द वेव क्या बता सकते हो, यूनिट क्या होगा? मीटर। लेंथ ऑफ द वेव डिस्टेंस है, यूनिट हो गया मीटर। और कोई बताएगा मुझे जो फ्रीक्वेंसी था उसका यूनिट क्या होगा? वेव्स पर सेकेंड। वेव्स पर सेकेंड मतलब यूनिट क्या है? यूनिट इज सेकेंड इनवर्स, है ना, और 1/सेकेंड। ये बात समझ में है? इट इज 1/सेकेंड, जिसको हम लोग हर्ज कहते हैं, है ना। फिलहाल हम लोग 1/सेकेंड कहेंगे। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, डिपेंड्स अपॉन द सोर्स प्रोड्यूसिंग वेव। एक बार बन गया तो बन गया, बदलता नहीं है। फिर हम लोग देखें व्हाट इज वेवलेंथ। इट इज द लेंथ ऑफ द वेव, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रॉग्स ऑफ ए वेव। एंड अर्लियर वी हैव सीन व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या था? इट वाज the distance moved by the wave per second. Now we want to find a relation between v, f and lambda. ठीक है? ठीक है। Relation between v, f, lambda। थोड़ा फील करने की कोशिश करिए कि ये कोई एक रोप है, ये दूर पे कहीं बंधा हुआ है। मैं अगर एक बार ऑसिलेट करता हूं तो एक वेव बनता है। मतलब जब तक मैं वन ऑसिलेशन कंप्लीट करूंगा, ये वेव कितना दूर जाएगा? लैम्बडा है। मान लो मैं 2 बार ऑसिलेट किया, तो जब तक मैं 2 बार ऑसिलेशन कंप्लीट करूंगा, ये वेव कितना दूर गया होगा? 2 लैम्बडा। सपोज मैं 1 सेकेंड में f टाइम्स ऑसिलेट किया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी f है, f टाइम्स ऑसिलेट किया तो ये कितना दूर जाएगा? f लैम्बडा। कितने समय में? 1 सेकेंड में। सो डिस्टेंस मूव्ड इन 1 सेकेंड इज f लैम्बडा। डिस्टेंस मूव्ड इन 1 सेकेंड इज वेलोसिटी। सो v इज इक्वल टू f इंटू लैम्बडा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? रिलेशनशिप बिटवीन v, f एंड लैम्बडा समझ में आया? फिर से रिपीट कर देता हूं। मैं अगर इस एंड को ऑसिलेट करके एक बार ऑसिलेट करता हूं तो एक वेव बनता है, 2 बार करूंगा तो 2 बनेगा। मान लो मैं कि 1 सेकेंड में मैं 5 बार करता हूं, तो 1 सेकेंड को अगर ऐसे करता हूं 5 बार, तो यहाँ पर आपको 5 वेव मिलेंगे। तो कितना दूर जाता हुआ नजर आएगा वेव? एक होता है लैम्बडा, 5 लैम्बडा। सो व्हेन आई ऑसिलेट इट एट ए रेट 5 waves per second, that is frequency is 5. So the distance it moves is 5 lambda. If I am oscillating at a frequency f, means I am producing f number of waves per second. तो ये 1 सेकेंड में कितना दूर जाएगा? f lambda. And the distance moved by the wave per second is called velocity of the wave. So v is equal to f lambda. क्या मेरी बात समझ में आया क्या? है ना? तो क्या लिखेंगे?
क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे ऐसे v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा। तो रिलेशन बिटवीन v, f एंड लैम्बडा इज v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा। समझ में आया क्या? रिलेशन वैलिड है, पर ध्यान रहे कि अगर कोई पूछेगा कोई एक वेव का फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, व्हाट विल हैपन टू द वेलोसिटी? फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, वेलोसिटी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मीडियम। कौन सा मीडियम है? रीडिंग। और ये कौन सा टाइप का वेव है? टाइप मतलब ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल। फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब है ही नहीं। अब एक बार ऑसिलेट करके छोड़ोगे, वो वेव पल्स जितने जोर से भागेगा, 5 बार करके छोड़ोगे, जो वेव ट्रेन बनेगा या फिर जो वेव बनेगा वो उतने स्पीड में भागेगा। So it has nothing to do with the frequency. So don't be in the misconception that velocity of a wave can be affected by frequency and wavelength. No, 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 no. Frequency किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोर्स के ऊपर। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ वेव एंड नेचर। तो जब मैं किसी एक वेव बनाने जा रहा हूं किसी एक मीडियम में, मीडियम डिसाइड कर देगा वेलोसिटी, मैं डिसाइड कर लूंगा फ्रीक्वेंसी। बेचारा लामड़ा, उसका तो और कोई कुछ रिलेशन नहीं है। वो v हो गया, f हो गया, तो बीच में वो खुद ही सेट हो जाएगा। लामड़ा कितना होता है? v बाई एफ। तो मैं सेट कर दिया फ्रीक्वेंसी, मीडियम सेट कर दिया वेलोसिटी, लामड़ा के पास कोई चॉइस नहीं था, v बाई एफ हो गया लामड़ा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो लामड़ा किसके ऊपर डिपेंड करता है? v के ऊपर भी, f के ऊपर भी, मतलब मीडियम के नेचर के ऊपर, और जो सोर्स जो वेव बना रहा है उसके ऊपर भी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू फॉलो दिस? यस। तो ध्यान रहे कि v डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, f डिपेंड्स ऑन सोर्स, लैम्बडा डिपेंड्स ऑन v and f, मतलब बोथ सोर्स एंड नेचर ऑफ मीडियम। तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? फ्रीक्वेंसी। मैं वाटर मीडियम में छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी का भी वेव बना सकता हूँ, बड़ा बड़ा फ्रीक्वेंसी का भी वेव बना सकता हूँ, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला वेव भी बना सकता हूँ, स्मॉल फ्रीक्वेंसी वाला वेव बना सकता हूँ। और वेलोसिटी वो भी एक किसी पर्टिकुलर मीडियम में आप धीरे धीरे वेव करो या जल्दी जल्दी वेव करो, छोटा एम्पलीट्यूड का करो या बड़ा एम्पलीट्यूड का करो, जब तक मीडियम बराबर है वेलोसिटी फिक्स्ड है। समझ में आ रहा है? और लैम्बडा इन दोनों के बीच में पिस जाता है और सेट हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, शायद आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। लेट्स ए बॉय drops stones into a pond at a rate 10 stones per 10 stones per second. The distance between two consecutive wave crests was found to be 6 meter. पत्थर डालोगे, जैसे पत्थर डालोगे क्रुक 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 वेव जाएगा कि नहीं? वो डाल रहे पत्थर टुंग टुंग टुंग, 1 सेकंड में 10, तो बहुत सारे वेव जा रहे हैं। 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस क्या देख रहे हो? 6 मीटर। समझ में आ रहा है? नाउ क्वेश्चन स्टार्ट्स। Question starts. Bit number 1. What is frequency, wavelength, and
velocity of wave produced. क्या बात समझ में आ रहा है? जो वेव वो बनाया उसका वेलोसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है. बिट नंबर 2, if he drops stones at a rate 30 stones per second, then what will be distance between two consecutive crests? Third, in which case wave moves or wave reaches the bank earlier. सर बैंक में क्यों गया था, पैसा उठाना था क्या? अरे मतलब बैंक मतलब किनारे पे. हाँ, वो पैसा नहीं उठाने गया था. क्या मेरी बात समझ में आया? Is it understood? Now see the question. A boy drops stones into a pond at a rate 10 stones per minute. कुछ काम नहीं है, घर में गाली पड़ा है, किनारे पे बैठा है, एक पर टुडुंग टुडुंग फेंक रहा है. तुम लोग भी ऐसे करते होगे? नहीं सर, पानी नहीं है ना कि मैंने ऐसे कर. कहाँ फेंकते हो फिर? पत्थर सर पत्थर वो बाल्टी पे डाल. हाँ, ऐसा होता है. एग्जाम में खराब मार्क आया, बॉकेट में पानी लिया और पत्थर डाला. इसको क्या कहते हैं? कौवा. कौवा ऐसे कहता था. देयर वाज ए क्लेवर क्रू. नहीं, सी नाउ द लेटेस्ट क्लेवर क्रू. तो इसमें क्या हुआ? A boy drops stones into a pond at a rate of 10 stones per second. Distance between two consecutive wave crests was found to be 6 meter. पूछा है velocity, frequency, wavelength. Bit number 1 का. The boy is dropping how many stones per second? 10 stones. Means how many waves he is producing per second? एक पत्थर गिरा है, एक वेव गया. 10 पत्थर गिरा तो 10 स्टोन. तो आपको हो गई यहाँ पर F हो गया 10 waves per second और हर्ज HZ. समझ में आया? बताया था ना फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज भी होता है, जिसका मतलब होता है 1/सेकंड. सो फ्रीक्वेंसी इज 10. बोल रहा है कि जब वो पत्थर गिराया पानी में तो पता चला कि वेव ऐसे ऐसे करके दूर भाग रहा है. वो पत्थर यहाँ पे गिराया टुक करके. तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है? 6 मीटर. मतलब वेवलेंथ कितना है? समझ में आया क्या? वेलोसिटी ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट. नहीं आदरी, बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव? 60 minutes. Yes. तो वेलोसिटी ऑफ द वेव इज f लैम्डा 60 मीटर पर सेकेंड. पहला वाला पार्ट खत्म. दूसरा पार्ट में लड़का पत्थर डालते डालते तंग आ गया. बोला कि थोड़ा जल्दी जल्दी पत्थर डालते हैं. नाउ ही स्टार्टेड ड्रॉपिंग स्टोन्स एट ए रेट ऑफ 30 stones per second. In the second case, what is the frequency? 30 hertz. पूछा है what is the distance between two consecutive crests. मतलब क्या पूछा है? What is lambda? लेकिन वेलोसिटी तो नहीं दिया. Yes, velocity depends upon medium. मीडियम तो वही है. पहले वेलोसिटी क्या था? 60 मीटर पर सेकेंड. तो अब भी रहेगा वही 60 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी इज 60 मीटर पर सेकेंड. अब धीरे धीरे पत्थर डालो या जोर से पत्थर डालो. मैं मोटे आवाज में बोलूं या पतला आवाज में बोलूं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज फिक्स्ड 330 मीटर पर सेकेंड. मैं हाई फ्रीक्वेंसी बोलूं, मैं लो फ्रीक्वेंसी में बोलूं, हाई एम्पलीट्यूड में बोलूं या लो एम्पलीट्यूड में बोलूं, how does it matter? Velocity of sound is 330 meter per second. Velocity of wave depends upon the nature of the medium. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या यहाँ से हम लैम्डा पता कर सकते हैं? Yes, V/F कितना हो गया? 2 मीटर.
अब जब वो 10 पत्थर डाल रहा था पर सेकेंड, तब वेव किनारे में जल्दी पहुंचेगा कि जब वो 30 पत्थर डाल रहा था पर सेकेंड, तब वेव किनारे पे जल्दी पहुंचेगा? सेम, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है ना? देखा कितना मस्त है। तो बीट नंबर 3, तो आपको क्या समझ में आया? इधर केस इट टेक्स सेम टाइम टू रीच द बैंक। क्या मेरी बात समझ में आया? वेब समझ में आ रहा है कि थोड़ा लग रहा है बोरिंग बोरिंग की पूरा इंटरेस्टिंग लग रहा है? तो जो लोग प्रीवियस क्लास की वीडियो को नहीं देखें, देख लें। और कुछ गधे लोग होते हैं वो देखते हैं लाइक नहीं मारते। मैं देखता हूँ कितने लोग देखें, 1 लाइक मारा है, मतलब बाकी तो ऐसे ही पास किए हैं। तो वीडियो पे बोल देते जो देख के लाइक नहीं मारेगा वो गधा है। चलो ठीक है, हो गया। अब तुम पढ़ोगे क्या लिखा है, क्या बताया आखिर में, अब देखोगे लाइक मारोगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, लाइक करो डिसलाइक करो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? तुम लोग सीख जाओ अच्छे से। तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है वेव का? वेलोसिटी क्या है, वेव क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट, ड्रॉ। Velocity of wave is different from velocity of particles of the medium, and when the wave is going, how the particles are moving. समझ में आया? आज इतने सारे चीज डिस्कशन किए, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज डिस्कशन करने वाले हैं। धीरे धीरे हम लोग साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।